नमस्ते, सदावत सलीम, मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है आप सबका टेक्निकल अर्स में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों सबसे पहले अपडेट की बात करते हैं तो भारतीय वायुसेना को लेकर आ रही है। दरअसल ब्राजील की कंपनी एम्ब्रेर भारतीय वायुसेना के साथ अपने C390 मिलेनियम एयरक्राफ्ट को लेकर बात कर रही है। वहीं दूसरी तरफ एम्ब्रेर ने यह घोषणा की है कि उन्होंने अपने C390 से एक मॉड्यूलर एयरबॉर्न फायर फाइटिंग सिस्टम का टेस्ट पूरा कर लिया है और अब ये एक फायर फाइटिंग मिशन को कर सकता है। हालांकि भारतीय वायुसेना भी C390 को खरीदना चाहती है और एम्ब्रेर ने, जैसे कि मैंने बताया, कि उन्होंने अपना C390 मल्टी मिशन एयरक्राफ्ट की पेशकश कर रखी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एम्ब्रेर ने यह भी कहा है कि आप हमारे इन C390 जो मल्टी मिशन एयरक्राफ्ट है उसमें आप अपने स्वदेशी सिस्टम भी लगा सकते हो, खास करके एयर टू एयर रिफिलिंग कॉन्फ़िगरेशन के साथ। अगर दोस्तों भारतीय वायुसेना एम्ब्रेर C390 को खरीदती है तो इससे भारत को दो फायदे होंगे। एक तो भारतीय वायुसेना में जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की कमी है वो तो दूर होगी, साथ ही साथ दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि इसका इस्तेमाल हम मिड एयर रिफ्यूलर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये कमी भी दूर हो जाएगी। और दोस्तों C390 ये कई तरीके के मिशन वाला एयरक्राफ्ट है। इसके अलावा भारत को अब तकनीक भी सीखनी होगी कि ये लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, ताकि भविष्य में हम खुद का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट तैयार कर सकें। बढ़ते हैं अगली डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि भारतीय वायुसेना को लेकर आ रही है। दोस्तों भारतीय वायुसेना ने कहा है कि वो कम से कम 100 मिनी अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स को खरीदेगी भारतीय कंपनियों से, जिनका इस्तेमाल सर्विलांस, रिकॉग्निजेंस और जिनका इस्तेमाल रात और दिन में भी किया जा सकेगा, खास करके डिटेक्शन के लिए। और भारतीय वायुसेना इन्हें अपने अलग अलग एयर बेसिस में तैनात करेगी। कहा यह जा रहा है कि ये जो मिनी यूएवी होंगे उनमें इलेक्ट्रो ऑप्टिक और थर्मल इमेजेस भी होना चाहिए। इसके अलावा ये इंसान या फिर दुश्मन के यूएवी को भी डिटेक्ट करने में सक्षम होने चाहिए, वो भी लंबी दूरी से। वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना अब अपने अनमैन्ड एरियल व्हीकल को ऑपरेट करने के लिए एक अलग कैडर बनाना चाह रही है, जिसके तहत जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल होंगे उन्हें एक अलग से जो टीम है वो ऑपरेट करेगी। और कहा यह जा रहा है कि एक सेपरेट टीम बन जाने से भारतीय वायुसेना के जो हेलीकॉप्टर के पायलट्स हैं उन पर इन अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को चलाने का जो लोड होगा वो कम हो जाएगा। अगली डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो वो भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। दोस्तों अब ये कहा जा रहा है कि दूसरा P-15B क्लास स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS मोरमुंगाव को भारतीय नौसेना को जल्द ही दिया जाएगा। और कहा यह भी जा रहा है कि अक्टूबर 2022 में इसे कमीशन किया जा सकता है। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर यह बताना चाहूंगा कि 4 P-15B डिस्ट्रॉयर में 16 ब्रह्मोस एंटीशिप क्रूज मिसाइल, इसके अलावा 32 बराक 8 मिसाइल लगी होंगी और इसमें जो 72% जो सामग्री है यानी कि कंपोनेंट्स है वो स्वदेशी है। वहीं दोस्तों मझगांव डॉक शिप बिल्डर ने कहा है कि वे 5वीं स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन को दिसंबर 2022 में सौंप देंगे और जो छठी सबमरीन है यानी कि छठी पनडुब्बी है उसे 2023 के अंत में सौंपा जाएगा। बढ़ते हैं अगली डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि भारतीय वायुसेना को लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों 114 MRFA फाइटर जेट्स के लिए रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन पिछले 4 साल के बाद भी अभी तक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल स्टेज में नहीं पहुंच पाया है, यानी कि इसे अब रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल स्टेज में पहुंचना बाकी है और हो सकता है कि दिसंबर तक या इस साल के अंत तक भारतीय वायुसेना RFI जारी कर दे। लेकिन दोस्तों वहीं डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये जो विदेशी कंटेंडर्स हैं जो कि इस टेंडर में हिस्सा ले रहे हैं उन्हें अब आने वाले समय में भारतीय वायुसेना के MRFA टेंडर के तहत एक कड़ी टक्कर मिलेगी, वो भी भारत के स्वदेशी फाइटर जेट से, जिसमें कि तेजस मार्क 2, AMCA और TDBF भी शामिल है। दरअसल आपको मालूम है कि तेजस मार्क 2 का रोल आउट 2023 में किया जाना है, जो कि प्रोटोटाइप होगा। इसके अलावा AMCA का भी 2024 में होगा और भारतीय नौसेना के TDBF का 2026 में। ऐसे में डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि इनके आ जाने के बाद भारत को अब किसी भी 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट्स को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सारे फाइटर जेट्स भारत में लोकली, वो भी इन हाउस डिजाइन के साथ तैयार हो रहे होंगे। इसके अलावा दोस्तों ऑर्का को लेकर भी बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए जो TDBF है उसी के आधार पर ऑर्का वेरिएंट भी भारतीय वायुसेना को दिया जाएगा। दोस्तों अगली अपडेट तेजस फाइटर जेट को लेकर आ रही है। साउथ कोरिया की मीडिया की तरफ से अब ये बात कही जा चुकी है कि कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री ने मलेशिया के 18 फाइटर जेट्स का जो टेंडर है उसे जीत लिया है, जिसके तहत अब कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री 18 FA-50 को मलेशिया को देगी और कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते तक ये डील पक्की हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों ये भी खबर आ रही है, जैसे कि मैंने आपको डिफेंस अपडेट में बताया भी था कि मलेशिया के जो सीनियर एयरफोर्स ऑफिसर्स हैं उन पर लॉबिंग का आरोप लगा था। इसके अलावा कुछ घूस उन्होंने यानी कि कमीशन खाने की कोशिश की है ताकि साउथ कोरिया को ये कॉन्ट्रैक्ट मिल सके। लेकिन अब इस बारे में ये कहा जा रहा है कि इस तरीके का कोई भ्रष्टाचार का प्रमाण नहीं मिला है, ना ही घूसखोरी का कोई पक्का सबूत मिला है।
ऐसे में जो मलेशिया का एंटी करप्शन कमीशन है वो इसकी जांच नहीं करेगा और इस डील को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन अब दोस्तों ये बात आती है कि तेजस के लिए ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है, लेकिन हम अभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं करेंगे। हो सकता है कि उनकी मीडिया कुछ बड़ा चढ़ाकर बोल रही हो, लेकिन इतना तो है कि बीच में जिस तरीके का सिनेरियो बन रहा है उसे देखते हुए FA50 को ही प्रबल दावेदार कहा जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर भारत की भी बहुत बड़ी समस्या है। एक तो सबसे बड़ी बात है कि HAL को अपनी प्रोडक्शन जो उत्पादन क्षमता है उसे अब और तेज करना पड़ेगा। जो ये कह रहे हैं कि हम 16 फाइटर जेट्स पर ईयर बना के देंगे, उसे कम से कम 30 करना पड़ेगा। और पहले तो हमें अपने घर की जरूरतें पूरी करनी है, उसके बाद ही हम इन विदेशियों को फाइटर जेट्स बेच पाएंगे। अगर मलेशिया का ये टेंडर साउथ कोरिया जीत जाता है तो यहाँ पर मलेशिया को सबसे बड़ी समस्या क्या आएगी वो भी हमें जानना जरूरी है, क्योंकि जो हमारा तेजस फाइटर जेट है वो तकनीकी रूप से FA50 से काफी बेहतर है। इसीलिए यहाँ पर लॉबी जो है वो भारी पड़ गई। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या अब इनको ये आने वाली है कि मलेशिया की जो सुखोई है जिनको वो ऑपरेट करती है, अब वो हमेशा के लिए ग्राउंड हो जाएंगे। और ऐसा नहीं है, तेजस फाइटर जेट के लिए रास्ते बंद हो गए हैं। मिस्र और अर्जेंटीना ये दोनों भी तेजस की मांग कर रहे हैं। अब वो तो हमें आने वाले समय में देखना होगा कि ये डील हो पाती है या नहीं। अगली सबसे महत्वपूर्ण अपडेट आ रही है सुखोई 30 फाइटर जेट को लेकर। दरअसल दोस्तों यूक्रेन की सेना को सुखोई 30 में इस्तेमाल किया जाने वाला SAP-518 जैमिंग पॉड मिला है, वो भी बेहतर और अच्छी कंडीशन में, जो कि रशियन सुखोई 30 फाइटर जेट जो कि क्रैश हो गया था उससे ये उनको मिला है। अब दोस्तों ये हमारे लिए एक टेंशन की बात क्यों है ये भी हमें जानना जरूरी है। दरअसल ये हमारे लिए इसलिए टेंशन की बात हो रही है कि इसी तरीके के जैमिंग पॉड का इस्तेमाल भारतीय वायुसेना करती है। SAP-518 जैमिंग पॉड जो कि क्रिटी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट का हिस्सा है और इसका ऑफर रशिया ने भारत के सुपर सुखोई 30 फाइटर जेट को अपग्रेड करने के लिए किया हुआ है। ऐसे में दोस्तों ये जो SAP-518 जैमिंग पॉड है जो कि एक अच्छी कंडीशन में मिला है, इससे अमेरिका अब इसके सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकता है इसके डेटा स्टोरेज सिस्टम से, जो कि अमेरिका और उसके जो एलाइज हैं उनके लिए ये एक महत्वपूर्ण हो सकता है। हालांकि दोस्तों भारत के लिए टेंशन की बात जरूर है, इसीलिए भारत अपने सुखोई 30 MKI फाइटर जेट को खुद से ही अपग्रेड कर रहा है, जिसमें कि एक अप स्केल उत्तम रडार लगाया जाएगा सुखोई 30 फाइटर जेट में 2025 से। इसके अलावा दोस्तों DRDO ने 8 एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमिंग पॉड भी तैयार किए हैं, जिन्हें कि SU-30 फाइटर जेट से टेस्ट किया जाएगा। और इसके अलावा DRDO स्वदेशी नेक्स्ट जनरेशन रडार वार्निंग रिसीवर को 1 साल में तैयार कर लेगा। यानी कि दोस्तों यूक्रेन की इस लड़ाई ने सोवियत हो, चीनी हो, ईरानी हो, रशियन हो, सभी तरीके के हथियारों को खोल कर रख दिया है और इन हथियारों की कमजोरी को बाहर निकाला है। और इसीलिए भारतीय सशस्त्र बलों के लिए अब इस तरीके की निर्भरता से दूर रहना सबसे अच्छा होगा। इसके अलावा दोस्तों ये भी कहा जाता है कि भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI में इजरायली कंपनी का एल्टा के जैमर पॉड्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। बढ़ते हैं अगली डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि विदेश मंत्री एस जयशंकर जी को लेकर आ रही है। दोस्तों एस जयशंकर जी ने कहा कि LAC पर भारत और चीन के बीच जो तनाव था उसमें थोड़ी कमी आई है और दोनों देशों की सीमा पर एक समस्या कम हुई है। उन्होंने कहा कि डिसएंगेजमेंट सिर्फ पेट्रोलिंग पॉइंट 15 पर हुआ है। बता दें कि विदेश मंत्री ने ये बात फ्रांस के विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना के साथ एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। उन्होंने कहा कि हम इंडो पैसिफिक ट्राइलैटरल डेवलपमेंट सहयोग की दिशा में काम करने के लिए सहमत हुए हैं, जो विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन के ढांचे में विकास परियोजनाओं की सुविधा प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में फ्रांस की अहम भूमिका है। फ्रांस लगातार इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सक्रिय भी रहा है। वहीं फ्रांस के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और फ्रांस के बीच बेहद खास और अनोखी साझेदारी है। साथ ही उन्होंने रूस और यूक्रेन के संघर्ष के मुद्दे पर जिक्र किया और कहा कि यूक्रेन में जो कुछ भी हो रहा है वो न सिर्फ यूरोप के लिए एक मुद्दा है, ये दुनिया के लिए भी एक गंभीर मामला है। और आगे उन्होंने बताया कि हम इंडो पैसिफिक में सामान्य स्थिति और चीन की वजह से सामने आई कई चुनौतियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और भारत और फ्रांस दोनों के विचार एक ही हैं। हमारी समान चिंताएं हैं। हम जानते हैं कि चीन किस तरीके की भूमिका को निभा रहा है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि भारत और भूटान को लेकर आ रही है। भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने भारतीय प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात की। इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल जी से भी बातचीत की। अगली अपडेट की बात करते हैं तो भारत और अमेरिका को लेकर आ रही है। पेंटागन के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल पैट्रिक राइडर ने कहा कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, वो अपना निर्णय खुद ले सकता है कि उसे किसके साथ क्या करना है। साथ ही उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से हमने रक्षा क्षेत्र में भारत के साथ अपनी साझेदारी को मजबूत किया है और भारत हमारा महत्वपूर्ण भागीदार है। हम उसके साथ मिलकर काम करना जारी रखेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 1 से 7 सितंबर तक हुए सैन्य अभ्यास वोस्तोक मिलिट्री एक्सरसाइज में कई देश शामिल हुए, जिसमें भारत भी था। उन्होंने कहा कि भारत ने जो रशिया और चीन के साथ सैन्य अभ्यास किया है उससे कुछ लोगों को परेशानी हुई होगी, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता।
भारत और अमेरिका के संबंध बहुत गहरे हैं। एक्चुअली दोस्तों अमेरिका इसके अलावा कुछ और बोल भी नहीं सकता, क्योंकि उसे पता है कि भारत अपने दिमाग से चल रहा है। और जिस तरीके से ये बातें कर रहे हैं पेंटागन के प्रवक्ता जी ब्रिगेडियर जनरल पैट्रिक, उनकी बातों से आप समझ सकते हैं कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, अपने निर्णय खुद ले सकता है। तो बातों से बातें आप निकाल सकते हैं और समझ सकते हैं कि अमेरिका चाहते हुए भी कुछ नहीं बोल सकता है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को लेकर आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका के रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन को फोन घुमा दिया। कहा यह जा रहा है कि दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर वार्ता हुई, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के F-16 बेड़े के लिए जो पैकेज दिया गया है उसे लेकर चिंता जाहिर की है। केवल दोस्तों चिंता जाहिर भारत की तरफ से की गई है। भारत की बात तब भी अमेरिका ने नहीं मानी। दरअसल साफ तौर पर भारत को भी अमेरिका ने कह दिया है कि पाकिस्तान कई मामलों में अमेरिका का एक महत्वपूर्ण साझेदार है, वो आतंकवाद के खिलाफ जंग में हमारा अहम साझेदार है। आप सोचिए दोस्तों, कहने का मतलब क्या है कि जंग में हमारा एक अहम साझेदार है, यानी कि इस बात की पुष्टि हो जाती है कि जो अल जवाहिरी को मारा गया था उसमें पाकिस्तान का पूरा सहयोग था। चलो मानते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका का साथ दे रहा है, ऐसे में तो अमेरिका भारत का एक मजबूत साझेदार है। तो क्यों नहीं हाफिज सईद, मसूद अजहर, इन सब पे एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? इन्हें भी इसी तरीके के ड्रोन अटैक से मारा जाना चाहिए ना। तो पूछने वाली बात नहीं बनती। ये काम अगर करना होता तो अमेरिका कब का कर लेता, अगर वो हमें अपना रणनीतिक साझेदार मानता तो। ऐसे में दोस्तों ये हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है कि ये वो अमेरिका है जो पलक झपकते ही बदल जाएगा और आपको अकेला छोड़ देगा। वही अगली अपडेट दोस्तों गुजरात से आ रही है। भारतीय तटरक्षक बल और गुजरात ATS ने भारतीय समुद्री क्षेत्र में घुसाई एक पाकिस्तानी बोट को पकड़ा। बोट तो अक्सर हम पकड़ते रहते हैं, कई बार तो ये जो इसमें सवार होकर आते हैं वो भाग जाते हैं, लेकिन दोस्तों इस बार इस बोट से करीबन 200 करोड़ रुपए के मूल्य की 40 किलो हेरोइन पकड़ी गई है। बता दें कि भारतीय तटरक्षक बल ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। कहा यह जा रहा है कि ये जो ड्रग्स ले जा रहे थे वो मछली पकड़ने वाली बोट थी और इसे वो पंजाब भेजना चाहते थे। दोस्तों अगली अपडेट पाकिस्तान को लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों पाकिस्तान लगातार चाइना का शिकार हो रहा है और होना भी चाहिए, कर्मों का फल तो मिलता ही है। अब ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने जो 2006 में चीन से Z9EC हेलीकॉप्टर खरीदे थे, जिन्हें कि विशेष रूप से पाकिस्तानी नौसेना और पाकिस्तानी वायुसेना के लिए खरीदा गया था। हालांकि इनके ये हेलीकॉप्टर भी अब रखरखाव की समस्या से ग्रसित हैं। दरअसल पाकिस्तान ने भारत को ध्यान में रखते हुए प्लस कंप्रेशन रडार, लो फ्रीक्वेंसी सोनार, रडार वार्निंग रिसीवर और डॉपलर नेविगेशन सिस्टम से लैस इन हेलीकॉप्टर को खरीदा था। हालांकि भारत को इनसे कोई खतरा नहीं है, लेकिन खतरा अब पाकिस्तान के लिए हो गया है, क्योंकि इनकी मेंटेनेंस नहीं हो पा रही है, रिपेयरिंग नहीं हो पा रही है। इसके अलावा जो हेलीकॉप्टर डैमेज हो चुके हैं उनकी मरम्मत भी नहीं हो पा रही है। इसीलिए पाकिस्तानी नौसेना को पनडुब्बी रोधी विमानों की जो परिचालन क्षमता है उनसे समझौता करना पड़ रहा है। दोस्तों ये पहली बार नहीं हो रहा जिसमें कि चीनी हथियार प्रणाली पर पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी नौसेना ने सवाल खड़े ना किए हों। कहा जा रहा है कि इन हेलीकॉप्टर्स के रोटर ब्लेड में कई तरीके के फॉल्ट्स नजर आए हैं। इसके अलावा इनके ब्रेकिंग सिस्टम में भी दिक्कत आ रही है, और ये नहीं, इसके अलावा इनके जो टायर हैं हेलीकॉप्टरों के वो लैंडिंग के दौरान फट भी गए थे। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ, जो कि गगनयान को लेकर आ रही है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान का पहला परीक्षण साल 2023 के अंत या 2024 की शुरुआत में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहली परीक्षण उड़ान के बाद व्योम मित्र रोबोट को भेजा जाएगा। रोबोट ये सुनिश्चित करेगा कि गगनयान मिशन की उड़ान बाधा रहित हो। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि इन 2 मिशनों के आधार पर हमारे अंतरिक्ष यात्री तीसरे मिशन में जाएंगे। तो दोस्तों ये थे टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।